नेचर, वाइल्ड लाइफ सिर्फ खूबसूरत दृश्यों की ही बात नहीं है, बल्कि हमारे इकोसिस्टम को कैसे कंजर्व करके रखना है और कितना महत्वपूर्ण है, इन सभी विषय पर और विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रीति आनंद जी। आप एक बर्डर हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि नेचर के आप इतने करीब काम करती हैं, आप बर्ड के बिहेवियर को एनालाइज करती हैं, लेकिन अगर मैं आपके शुरुआती दिनों की बात करूं तो क्या शुरुआत से ही आपको पैशन था वाइल्ड लाइफ की तरफ, नेचर की तरफ, या फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में जिससे आप इस फील्ड की तरफ पैशनेट हुई? तो नेचर तो शुरू से पसंद था, मैं जाती थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सफारीज पे, पर ये ज़्यादा बढ़ गया कोविड के दिनों में। तो कह सकते हैं कोविड की एक सिल्वर लाइनिंग थी मेरे लिए, क्योंकि जब हम घरों में बंद थे तो कहीं मास्क के बिना जाना अवेलेबल नहीं था, तो मुझे कुछ ऐसी नई जगहों के बारे में पता लगने लगा, गुड़गांव के आसपास ग्रीन बेल्ट्स। तो मैं वहाँ गई, एक बार देखा तो कुछ लोग बड़े बड़े कैमरा लेके पेड़ की तरफ पॉइंट कर रहे थे। तो मैंने पूछा तो पता लगा बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मुझे लगा हम तो कॉमन बर्ड्स ही देखते हैं और वैसे तो हम भरतपुर, सुल्तानपुर ऐसे कभी साल में चले जाते थे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई, मैं भी आ गई अपना एक छोटा सा कैमरा लेके और फिर उनके साथ जुड़ गई, आना जाना शुरू हो गया और फील्ड पे ही लर्निंग होती रही। मतलब बहुत अच्छे लोग मिले, मेंटोर मिले, दिवाकर सर मिले, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे, निशांत, कुमुद वगैरह, जिन्होंने आगे जाके WPCI भी सेटअप किया। तो बस फील्ड पे जैसे जैसे जाते गए बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया और फिर मुझे लगा कि बड़ा अच्छा है ये तो आपकी डेली बिजी लाइफ स्ट्रेस से एक चेंज लेने के लिए। राइट। लेकिन जैसा हमने कहा, घंटों एक चित्र के लिए इंतज़ार करना, पेशेंस रखना, what is that one thing which birding has actually taught you and which has made a difference in your life? Patience, as you said, is the biggest change, और I think एक diligence, जैसे कि आप एक regularly जाना शुरू करें और not just that, थोड़ा सा उसके बारे में आप जैसे जानना शुरू करें। तो आप फील्ड पे तो हैं, आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, आप सोचना शुरू करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हैबिटेट देखिए, बर्ड का बिहेवियर समझिए। नॉट जस्ट दैट, मैं आके भी जब अपनी फ़ोटोज़ देखती थी, शॉर्टलिस्ट करती थी, तो मुझे बहुत सवाल उठते थे। फिर मैं उसके बारे में पढ़ती थी, शेयर करती थी। तो आई थिंक वो जो एक पैशन है ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना और समझना ज़रूरी है, ना कि बस चले गए, फोटो लिए और आ गए। जी। एंड नाउ तो यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट मोर देन 900 स्पीशीज़, 975 स्पीशीज़ यू हैव कवर्ड। लेकिन अगर मैं सबसे स्पेशल एनकाउंटर की बात करूं जो आपके दिल के सबसे करीब रहा है, उसके बारे में बताएं। तो मैं बताना चाहूँगी कि किंगफिशर्स मुझे स्पीशीज़ बहुत पसंद है। इंडिया में 12 तरह के किंगफिशर्स हैं, वर्ल्ड में तो 100 से भी ज़्यादा हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बर्ड है और अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग खूबसूरती, अलग अलग कलर्स हैं। बिल्कुल। तो मतलब देखते देखते मुझे ऐसा मैंने नोटिस किया कि 9 तो हो गए हैं 12 में से। फिर और 1-2 जगह की ट्रिप प्लानिंग थी, सुंदरबन गए, एक और मिल गया, अंडमान गए, एक और मिल गया। तो इतनी ज़्यादा मतलब कोई ट्रबल नहीं हुई, 11 तो हो गए 12 में से। अब वो एक पैशन था कि चलिए फिर सारा ही कर लें, 12th भी देखें। तो 12th जो है उसका नाम है ब्लाइट्स किंगफिशर, काफ़ी रेयर किंगफिशर है इंडिया का। और बहुत ही स्मॉल बेल्ट, अरुणाचल प्रदेश के एक स्मॉल बेल्ट में मिलता है। अच्छा। तो इसका नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व। तो वहाँ की ट्रिप प्लानिंग की गई और भी देख पा रहे हैं बहुत खूबसूरत दृश्य। यस यही है, छोटा सा है। तो उसकी ट्रिप प्लानिंग की गई, 2.5 दिन रखे ऑलमोस्ट हमने, और भी बर्डिंग थी वहाँ पे। तो कोशिश करते रहे इसको ढूंढने की, तो 2 दिन हो गए और मिला नहीं। तो बड़े बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि मिलेगा कि नहीं। और जब लास्ट डे हम जा रहे थे वहां से, अगले अरुणाचल की ही पिक्चर, ये अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल, नामदफा में एक स्ट्रीम है, रिवर स्ट्रीम में ही ये आते जाते रहते हैं। तो लास्ट डे पे भी जब नहीं मिलने का ऐसा लगा कि ना मिले तो क्या करेंगे, तो मैंने कभी नहीं कहा, मेरी 900 से ज़्यादा स्पीशीज़ हो गई थी तब तक, बट इसमें मैंने कहा अपनी टीम को, गाइड को, कि देखो ये जब तक मिलेगा नहीं ना, मैं नहीं जा रही। आप आगे का प्लान कैंसिल करिए, हम और 3 दिन यहीं रुकते हैं।
बट अच्छी किस्मत थी और अच्छी स्पॉटिंग थी हमारी टीम की कि वो एकदम से आया, ज़ूप करके आई, एक्चुअली ये फीमेल है, और फिर अच्छे से उसने पर्च पे बैठी, और नॉट जस्ट दैट, फिर नीचे डाइव किया और फिश पकड़ के जो फिश का शॉट दिया, ये बहुत ही सुंदर, देखिए आप झूले जैसे पर्च पे बैठे, ये फिश, ये तो मतलब ड्रीम शॉट है, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत ही सुंदर साइटिंग थी। मतलब कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इस तरीके के कितने लेसन्स जो है ना, जो हमें प्रकृति और वाइल्ड लाइफ के जब हम पास जाते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। सो दिस कंप्लीटेड माय 12 किंगफिशर्स ऑफ इंडिया, तो सारों के मैंने पिक्चर्स खुद लिए हैं। किंगफिशर के अलावा अगर हॉर्नबिल की बात करें तो वो भी आपके दिल के काफ़ी करीब है और उसके बड़े खूबसूरत आपका काम भी रहा है उस पक्षी के ऊपर, उसकी यात्रा के बारे में बताएं कैसा रहा? जी ज़रूर। तो हॉर्नबिल जो है ना, मतलब एक बहुत ही उसका अमेजिंग बिहेवियर है, खासकर जब ये नेस्टिंग की बारी आती है। तो इंडिया में अगेन 9 तरह के हॉर्नबिल्स हैं और सबका बिहेवियर नेस्टिंग का लगभग सेम है। तो ये जब नेस्टिंग करती है तो ये ट्री के होल्स में नेस्ट करते हैं, और जो फीमेल होती है ये अपने आप को अंदर बंद कर लेती है, सील कर देती है। हाँ, सो विथ गीली मिट्टी, सलाइवा, फ्रूट पल्प से मिलके वो ऐसा एक सील बनाते हैं, सिर्फ एक छोटा सा स्लिट उसमें खोलते हैं। और जो मेल हॉर्नबिल है वो टाइम पे दिन में कई बार फीमेल के लिए खाना लाएगा। और ये फीमेल, आपको जान के हैरानी होगी, 2.5 से 3 महीने उसी होल के अंदर बंद रहेगी, बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। एंड शी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेल। तो वो एग्स को इंक्यूबेट कर रही है पहले, ये आप वीडियो देख सकते हैं, ये मेल खाना लेके आया है उसके लिए, और ये ना अपने पाउच में स्टोर करके लाता है खाना। अच्छा। तो बहुत सारा खाना ले आता है, एक बार निकाल के देता है, कुछ बेरीज, कुछ इंसेक्ट्स, इवन एग्स भी देखे हुए हैं हमने लाते हुए। तो ये इसको होल में से दे रहा है। अभी जब फीमेल इंक्यूबेट करती है एग्स 5-6 वीक तक, फिर जब चिक्स आ जाते हैं तो ये चिक्स के टाइप का खाना लाएगा, जो कि वर्म्स होंगे, सॉफ्ट प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट होगा। तो फिर वो चिक्स थोड़े बड़े होते हैं, जब वो बड़े होने लगते हैं, फिर जगह कम होने लगती है, तब फीमेल नेस्ट खोल के बाहर आती है और फिर बच्चे वापस उसको सील कर देते हैं। अच्छा। और फीमेल क्या है, अंदर रहे बहुत कमजोर हो जाती है, तो वो थोड़ी अपनी एनर्जी रीगेन करती है। और मीनवाइल मेल तो ख्याल रख ही रहा है, बच्चों को कॉन्स्टेंटली फीड कर रहा है। फिर ये दोनों मिलके उनको फीड करते हैं, और जब थोड़े बड़े और होते हैं तो बाहर आते हैं। कितना खूबसूरत पार्टनर्ट और पेरेंटिंग का एग्जांपल है। से हाँ, ये जो मतलब एक लव और ट्रस्ट की मिसाल है ना, वो हॉर्नबिल से बेहतर मतलब वाइल्ड लाइफ में मैंने नहीं देखी है। जी। और अभी हम देख रहे हैं कि हम सभी जागरूक हो रहे हैं वाइल्ड लाइफ की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा हम नेचर में जाना और टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं। लोग जा भी रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे शायद लोग ध्यान नहीं देते हैं, वेस्ट फैला रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करते हैं। उस पर भी आपने एक तस्वीर कैप्चर करी है, और उस स्टोरी के बारे में हमें बताएं कि किस प्रकार आप जब देखती हैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से, कैसा लगता है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं लिटर्ड, और प्रकृति इतनी सुंदर है, और जब लोग उसको खराब करते हैं तो कैसा लगता है? बिल्कुल, ये तो मतलब मुझे बहुत ही दुख होता है। तो हम जहाँ अपने एरिया में भी बर्डिंग करते हैं, रावलीज है चारों तरफ, तो हम जाते जाते ये देखने को मिलता है कि एक तो जगह डिग्रेड हो रही है, इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर हॉकर्स आ गए हैं, लिटरिंग हो रही है। कई बार हमें दिखता है कि जो एक जैसे टर्न है, उसने ये देखिए, हाँ, जैसे कि कैन छोड़ गए हैं लोग। एक टर्न है, उसने डाइव मारा पानी में फिश लेने के लिए, और उसको ये आप देख सकते हैं, जैसे ये है ह्यूमन और बर्ड्स का, एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। क्योंकि इसमें ये किसान है, अब ये एक्चुअली वेटलैंड्स हैं, इनके पास ये एग्रीकल्चर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वेटलैंड कम होते जा रहे हैं। अब वो ये बार हेडेड गीज हैं, ये इतनी दूर से माइग्रेट करके यहाँ आते हैं और उनको किसान भगाते हैं। तो ये इसको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये देखिए अगेन एक लिटर है। तो इसके बारे में मतलब मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मिलके काम करती हूँ। हम प्लॉगिंग ड्राइव्स करते हैं, लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं। ये नवरंग बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, हमारे एनसीआर में आती है, और जब इसको इसके बहुत सुंदर शॉट्स है मेरे पास। पर मैं कहती हूँ लोगों को कि एज फोटोग्राफर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ऐसे शॉट्स लेके भी
इनको अवेयर कराना चाहिए लोगों को। ये देखिए, इसने पानी में डाइव मारा और क्या लेके आए फिश की जगह शैम्पू का सैशे। ये देख के दिल दुख जाता है बहुत। बिल्कुल। तो हम लोग वर्क करते हैं, मैं 2 संस्थाएं हैं, एक पीपल फॉर अरावलीज है जो अरावली कंजर्वेशन में काम करती हैं, एक आई एम गुड़गांव है जो कि गुड़गांव के ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको रिस्टोर करते हैं। तो मैं इन दोनों संस्थाओं के साथ वॉलंटियर करती हूँ अपने वाइल्ड लाइफ रिसर्च फोटोग्राफी के माध्यम से, और फिर हम वॉक्स भी कराते हैं और WPCI के साथ एज अ मेंटोर मैं वॉक कराती हूँ। हम क्लेanलीनेस ड्राइव्स, प्लॉगिंग ड्राइव्स कराते हैं और एम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कराएं कि ये इतनी ब्यूटी है हमारे आसपास जी। तो इसको हम इसके साथ अगर जुड़ेंगे तो ही हम उसका ख्याल रख सकेंगे, फिर लोग भी अपना सहयोग देंगे उसके लिए। बिल्कुल, आपने कहा हमारे आसपास इतनी ब्यूटी है, हम अक्सर सोचते हैं कि कहीं जाना पड़ेगा बर्डिंग के लिए, ट्रैवल करना पड़ेगा, वो सहूलियत नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ही इतनी खूबसूरत बर्ड्स हमको देखने को मिलेंगी। तो अगर दिल्ली NCR के दर्शकों के लिए आप बताएं कि यहाँ पे आसपास हमारे अर्बन एरियाज में भी कौन सी बर्ड्स हैं जिनको आप स्पॉट कर सकते हैं? तो गुड़गांव तो बहुत ही रिच है बोथ समर बर्डिंग के लिए और विंटर बर्डिंग के लिए। तो एक मांगर बनी है, जंगल हैं, और भोंडसी हैं जहाँ पे समर बर्ड्स आती हैं, इंडियन पिट्टा, पैराडाइज फ्लाई कैचर, ओरियोल, जैकोबिन कुकू, ये मोस्टली आके वहाँ नेस्टिंग करते हैं अभी समर में। वहीं पे जो नजफगढ़ चांदू साइड है वहाँ वेटलैंड्स हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, और मतलब NCR में ही आता है, नोएडा की तरफ धनौरी वेटलैंड्स हैं। तो हमारे आसपास तो बहुत ही, एंड नॉट जस्ट इन एरियाज़ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तो आप अपने घरों के आसपास भी देखिए, हमारी सोसाइटी में हमने एक छोटा सा क्लब बनाया है, उसके 40+ मेंबर्स हैं। हमने अपनी सोसाइटी में 50+ स्पीशीज स्पॉट की हैं और हम बर्डिंग वॉक कराते हैं बच्चों को ताकि ये दिखा सकें स्पीशीज। ये सब हमारे आसपास है, पर लोग ध्यान नहीं देते थे पहले। बिल्कुल। अब जब ध्यान देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि लोग खुद बताते हैं कि देखिए टिटेरी ने वहाँ अंडा दिया है, वो बारबेट ने उस पेड़ में नेस्ट बनाया है, और बहुत प्राउड फील होता है कि कुछ बच्चे जो मेरे साथ 2021 में वॉक पे आए थे वो आज भी आते हैं और दूसरों को बताते हैं कि ये देखो ये वो वाली बर्ड है, वो बारबेट है, यहाँ पे वो देखिए ये कोयल की फीमेल है। तो अच्छी वो समझ रखते हैं। लेकिन जैसे हम अक्सर देखते हैं कि अपने आसपास हमें ज़्यादा से ज़्यादा पिजन्स दिखाई देते हैं या क्रोज बहुत कम दिखाई देते हैं, ये तो बहुत ही एक आम बात हो गई। लेकिन अगर बर्डिंग की बात करी जाए तो उनके कंजर्वेशन के लिए मे बी हमारा जो शहर है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड और ओवर क्राउडेड है कि बर्ड्स के लिए थोड़ी जगह कहीं सीमित सी हो गई है। तो उनके कंजर्वेशन के लिए क्या कदम आम आदमी उठा सकता है? देखिए, बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ एक्चुअली जितना हम सोचते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट हैं। अच्छा। ठीक है, वो अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट हाँ एक हद तक ही करेंगे शायद। जैसे कि स्पैरोज काफ़ी लुप्त हो गई थी। अब आप हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी में है उन्होंने अडेप्ट कर लिया है कि कहाँ नेस्टिंग करनी है, कैसे करनी है। तो एक तो यही है कि हम उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और अकॉर्डिंगली कंजर्व करें। तो पानी रखना एक बहुत ही आसान चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं, और अवेयरनेस फैलाएं, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। और हम तो यही चाहते हैं कि लोग हैबिटेट जितना हो सके कंजर्व करें। मतलब आपको चलते फिरते भी आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे कोई चैलेंज है, कचरा फेंक के जा रहा है, और वहीं पे पास में मान लीजिए हिरन है, वो नेस्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देने की बात है खाली। और मैम, फोटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो अगर हम किसी भी जानवर को कैप्चर करते हैं, बी इट अ बर्ड ओनली, तो बिहेवियर समझना कितना ज़रूरी हो जाता है? तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिहेवियर नहीं समझेंगे तो आप शायद फ़ोटो भी ठीक से ना ले पाए। क्योंकि आप पहले हैबिटेट समझिए, फिर ये समझिए कि वो किस तरह की बर्ड है, वो पेड़ पे रहेगी कि बुश में रहेगी कि ग्राउंड पे रहेगी, तभी तो आप वहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे। फिर ये समझिए कि इनका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, अकेले रहती हैं, फीडिंग कैसे करते हैं, नेस्ट कैसे करते हैं, अपने चिक्स को कैसे फीड करते हैं, ताकि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहें। है ना, कि अगर वो पानी के पास बैठा है ऐसा, तो आपको पता है कि ये कुछ पकड़ेगा, तो आप वेट करिए। अब मान लीजिए किंगफिशर ने कुछ पकड़ लिया, तो आपको ये भी पता है कि आपको टाइम देगा, क्योंकि वो पहले उसको
पीट के मारेगा अपने शिकार को। तो वो समझता, आप जितना समझ पाएंगे आप अपना एंगल एडजस्ट कर लीजिए, यू नो। तो ये बहुत ज़रूरी है, बर्ड बिहेवियर समझेंगे तो फोटोग्राफी और अच्छी होगी। कब ये उड़ने वाला है, यू नो, वो अगर यहाँ बैठा है और कॉन्स्टेंटली बर्ड वहाँ देख रहा है तो इसका मतलब ये वहाँ उड़ के जाएगा। सो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डायरेक्शन। आप अपनी शटर स्पीड अकॉर्डिंगली चेंज करिए। ओके, आपने टेक्निकल शटर स्पीड की बात की और शुरू में ये भी कहा कि आप बड़ी फैसिनेटेड थी, बड़े बड़े कैमरे लेके लोग वहाँ बैठे थे, फिर आप छोटा सा कैमरा लेके चल पड़ी। लेकिन आपका इक्विपमेंट कितना स्ट्रॉन्ग हो, कैसा कैमरा, कौन सा लेंस है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट इन बर्ड फोटोग्राफी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं और साथ में मतलब बर्डिंग भी करना चाहते हैं, तो आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट है, बाइनोक्यूलर्स एंड कैमरा, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो बहुत एडवांस मिररलेस कैमराज आ गए हैं जिनके फ्रेम पर सेकंड बहुत हाई हैं। तो आपको क्या है, बर्स्ट शॉट्स मिल जाएंगे, फ्लाइट शॉट्स मिस करने के चांस कम होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब मैं आके उनको देखती हूँ तो वो इतने हाई फ्रेम्स में होते हैं कि कई चीजें आपकी आंखें मिस कर जाती हैं, बट कैमरा नहीं मिस करता। तो अब आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं, यू नो, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये अचानक पास आए चले गए, ये मेटिंग बिहेवियर है या ये यू नो टेरिटोरियल बिहेवियर है। तो ये रिसर्च के लिए, समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इक्विपमेंट उसमें हेल्प करता है, मुझे तो बहुत हेल्प किया है। प्रीति जी, मुझे लगता है ये जो चर्चा है ये बहुत से लोग जो बर्डिंग फोटोग्राफी को हॉबी मानते हैं बट पैशन बनने की तरफ अग्रसर हैं और शायद वो उसको अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहें, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल और सार्थक चर्चा रही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लिए। धन्यवाद।